हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटिक स्टडी पर। आज हम क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो ये 2024 और 25 के सेशन का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 60 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका दो खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। खंड आ में आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और खंड बा में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको आपको डिटेल में आंसर देने हैं। दोनों खंडों के प्रश्न को उत्तर देने जरूरी हैं। तो आइए हम खंड आ शुरू करते हैं। खंड आ में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये गद्यांश को पढ़ते हैं। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, अपना ली हैं, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद क्या हो जाता है, एकदम से गड़बड़ होता रहता है। तो ये गद्यांश था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आंसर नंबर क्या है, ए है। स्थानीय व्यंजनों को हमने स्वयं क्या कर लिया है, अपना लिया है। देखिए यहाँ पे दिखेगा, स्थानीय व्यंजनों को हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया तो मतलब हमने इसे अपना ही लिया है। नेक्स्ट है, खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें चीज़ों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेरों चीज़ें रख देने के कारण हम क्या है, इनका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2, जिसमें काव्यांश दिया हुआ है और इस काव्यांश को पढ़ के हमें नीचे दिए गए दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आइए पहले काव्यांश पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उभरी, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतली की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा है, धागों से संचालित होने के कारण, धागों से ही बंधे होने के कारण वो क्या है, क्रोध में है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र होने की इच्छा पूरी करना चाहती है। कठपुतली क्या है, स्वतंत्र होना चाहती है। इसी पर प्रश्न नंबर 3 है, व्याकरण से पूछे हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इसका, हमें इन चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे तरुणाई, कबीरदास, बचपना या विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या है, कबीरदास है। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी थी। ठीक है, तो कबीरदास क्या है, इसका ये आंसर नहीं है ग, बल्कि कबीरदास है। ये किसी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कबीरदास क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खा होगा, कबीरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा वह शब्द होते हैं जिनको हम
सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली गंगा, दिल्ली जगह का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, त्रिभुज एक शेप का नाम है। मिठास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मिठास होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे पर कौन खड़ा है? इस वाक्य में सर्वनाम की बताना है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? कौन। और कौन एक कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान करनी है। पुलकित पंख, पंख कैसे हैं? पुलकित है, तो ये क्या बता रहा है? पंख के गुण बता रहा है, इसलिए क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के हमें क्या देने हैं? आंसर देने। तो आइए सबसे पहले हम इन गद्यांश को पढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी में क्या हुआ? गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों दिनों की सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए आए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, ये बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और उसके चेहरे पर विचित्र असंतोष की गरिमा थी और मैं उसको देख के क्या हो गया? चकित रह गया। तो ये था गद्यांश। अब इस गद्यांश से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है कि गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है कि कमियों को उजागर करना चाहिए, जो भी कमी है उनको हमें सामने लाना चाहिए, उनका उजागर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है? जब हम अच्छाई को उजागर करने से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे? लेखक को बाकी के शेष पैसे राशि देने के लिए। तो इसका आंसर ये है। गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि टिकट बाबू की ईमानदारी पर उसको आश्चर्य हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। एक ही काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को पढ़ के हमें क्या करना है? नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यह आपकी सूरदास की पद से दिया हुआ है ये वाला काव्यांश। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, ये अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे लांबी मोटी, कड़त गुहत निहावत जे है नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। ठीक है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? बालक कृष्ण माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो उनकी चोटी है वो कब बढ़ेगी। तो इनका आंसर ये है। नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? वो अपनी चोटी बढ़ाने के लिए दूध का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है, बालक कृष्ण माँ से क्या न देने का उल्हाना देते हैं? माखन रोटी ना देने का उल्हान करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माखन रोटी। नेक्स्ट है, इस पद के रचयिता कौन है? तो ये आपको पता ही है कि ये क्या है? सूरदास के पद है। तो इसको कौन है इसके रचयिता? सूरदास हैं। इसके बाद आपके बुक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 1 मार्क्स के हैं। पहला पूछा है कि बदलू की चिड़ किससे थी, लाख की चूड़ी के पाठ पे आधार पे बताना है। तो बदलू को चिड़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से। बस की यात्रा में पाठ में बस कैसी थी, पाठ में बस वयोवृद्ध और दीनहीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। इसमें भी हमें क्या है, बुक से ही दिए हुए हैं कविता के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर देने हैं। पहला पूछा है कि भगवान के डाकिए कविता में रचनाकार कौन है। तो भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, वो भगवान के डाकिए हैं। इसके बाद अब आपका खंड बा आता है जिसमें आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 है, ये व्याकरण से है। फर्स्ट है सुख दुख में समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। मैंने ये आंसर यहाँ लिख दिए हैं। आरामदेह शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखना है। तो मूल शब्द कौन सा होता है, जो शुरू में लिखा जाता है, जैसे ये आराम, तो ये क्या है, मूल शब्द, और दे क्या है, प्रत्यय है। तो आराम मूल शब्द है और दे प्रत्यय है। थर्ड क्वेश्चन है कि नदान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखनी है। तो नदान का क्या हो जाएगा, नदानी। खट्टे आम ले जाओ, वाक्य में विशेषण क्या है, आम की विशेषता कौन बता रहा है, खट्टे। तो ये जो विशेषण है वो क्या है, खट्टे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर देने हैं। ठीक है, कविता से पूछे गए ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए कोई एक तर्क दीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कवित्री कहती है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और उसे अभी भी क्या है, सहारा प्राप्त है। ठीक है, इसके आंसर में लिखेंगे कवि ने तलवार और म्यान में किसको मोल की बात कही है। तो किसके मोल की बात कही है, तलवार की। ठीक है, तो तलवार के मोल करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि वो अपनी चोटी बढ़वाने के कारण क्या है, दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके आंसर हम क्या लिख सकते हैं, श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते हैं और इसी लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महादेश से दूसरे महादेश में कौन जाते हैं। भगवान के डाकिए के आधार पे बताना है। तो पक्षी और बादल क्या हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्य पाठों के आधार पर देना है। ये हमारे चैप्टर से आए हैं। तो फर्स्ट है, लाला झावलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे। तो उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे, 250 रुपये मांगे थे। नेक्स्ट है, बदलू की चिड़ की चूड़ियाँ बनाता था, लाख की चूड़ी बनाता था। सवर्णिया अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। किस सवारी को विनर्व सवारी कहा जाता है, साइकिल को एक विनर्व सवारी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के आपको आंसर देने होंगे 30 से 40 शब्दों में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है पैसे के बजाय वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। इस प्रणाली में मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। ये प्रणाली उस समय चली थी जब मुद्रा का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पे हम कौन सी प्रणाली का यूज़ करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया। साइकिल चलाने से महिलाओं को घर के बाहर जाने की आज़ादी मिल गई, जिससे वे अपने काम, स्कूल या बाजार तक आसानी से पहुंच सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले, वे चुप क्यों रहे। अपना विचार
लिखिए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं आंसर में? इस आंसर में आप लिख सकते हैं कि लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपने पत्नी के अदब मानते थे। दूसरे, वे पत्नी की तेज तरारा स्वभाव से भी अवगत थे, जानते थे, और उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिल रहा है, यदि चूं कर दी तो कहीं बाल्टी में खाना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है? अपना विचार लिखिए। तो लेखक आशावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकता है। इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में ये पद आधारित, इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं जो 30 से 40 वर्ड में हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पंछियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजती है, और धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा, पानी या बादलों के रूप में भेजती है। नेक्स्ट है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वे तिनके का क्या क्या करती होगी? ये कठिन समय नहीं है, पाठ के आधार पर इसका आंसर आपको देना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, और वे तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार करके उसमें अपने बच्चों के साथ रहना भी चाहती है। घोंसला उसके परिवार को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके आंसर में ये लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन नीचे गिर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो? तो श्री कृष्ण मक्खन ऊंचे टंगे होने के कारण उखल पर चढ़कर क्या करते थे? मक्खन को उतारते थे, जिसके कारण क्या होता था? मक्खन नीचे गिर जाता था, और तथा चुराते समय वे आधा मक्खन खुद खाते थे और आधा अपने सखाओं को, दोस्तों को खिलाते थे, जिसके कारण मक्खन जगह जगह क्या हो जाता था? बिखर जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें क्या होता है? पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा है या कम ताकतवर है। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, अतः हमें किसी की भी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से आपको किसी एक विषय पर क्या करना है? 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो आप वायु प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और दीपावली के बारे में, और मोबाइल के प्रभाव के बारे में कि मोबाइल से क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो आप इसको इजीली सिंपली अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है? 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है, जो आपका 5 मार्क्स का आया है। जो ये निबंध है ये भी क्या है? आपका 5 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं कौन सा है ये। अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या है? 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो अब इसको ईजिली लिख लेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आपको आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।